नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब साथियों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एनटीए यूजी नेट हिंदी जून 2021 की तैयारी का शुभारंभ हम कर चुके हैं और वीडियो श्रृंखला 3 आज प्रस्तुत कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम राजभाषा से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे और 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक जितने भी आर्टिकल हैं साथियों, उसमें क्या विशेष बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे कि उनमें है क्या। और साथियों बता देते हैं ये भी कि हिंदी है हमारी भारत की राजभाषा और 14 सितंबर सन 1949 को सर्वसम्मति से हमारे संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा चुना था। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए, पता ही होगा। तो आपको ये भी बता देते हैं कि संविधान के भाग 17, कौन से भाग में, 17 भाग में, मतलब 17th पार्ट में जे धारणाएं जे आर्टिकल दिए गए हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए 343 से लेकर 351 तक। तो पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। संघ की राजभाषा। ठीक है, तो संघ क्या है साथियों, ये भी आपको पता होना चाहिए। संघ, आपको तो पता ही है कि केंद्र और राज्य सरकारें हैं। केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है, लेकिन फिर भी वो आपस में कनेक्टेड हैं। इसी को संघ कहा जाता है। ठीक है, केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो यही होता है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से चलती है और राज्य सरकारें अलग, जिसमें वो संघात्मक शासन प्रणाली भी कहा जाता है। ओके, तो संघ की राजभाषा कुछ आर्टिकल साथियों जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। एक आर्टिकल को आगे कई भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पेपर में पूछे जाते हैं वही हम पढ़ेंगे। तो 343 में जो 2-3 भाग जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ने वाले हैं साथियों। ठीक है, ओके। पहले भाग में क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये तो पता ही होगा। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन मतलब लक्ष्य, उद्देश्य, जो कि हमारे संघ के शासकीय मतलब जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो कार्य करती है, ठीक है, शासन के कार्य करती है ना, जो लिखित पढ़ित के जो भी कार्य होंगे कागज़ों पर, तो उस उद्देश्य के लिए प्रयोग होने वाले अंक जो हैं वो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से होंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को शामिल किया जाएगा, मतलब उसको अपना लिया गया है। ये शैली 1, 2, 3, 4 वाली जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के अनुसार है, इसको अपनाया गया है। लेकिन राजभाषा हिंदी को अपनाया गया है और कहा गया कि इसमें भी हम कार्य कर सकते हैं राजभाषा हिंदी में, जो भी संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए उचित है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि होगी हिंदी के लिए। और ठीक है, हालांकि देवनागरी अंक, ये नहीं कहा गया कि देवनागरी अंकों को हम कंपलसरी रूप से अपना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। ठीक है, देवनागरी अंक कौन से हैं पता होना चाहिए साथियों आपको। आप हिंदी के छात्र हैं, शिक्षार्थी हैं, अध्यापक हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से मैं लिख दे रहा हूँ साथियों। एक ऐसे लिखा जाता है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, ठीक है, 9 और 0 ऐसे लिखा जाता है। ओके, 0 जैसे 0 लिखा जाता है वैसे। तो ये हो गए। ठीक है, आगे साथियों पढ़ते हैं। दूसरे भाग में क्या कहा गया है कि खंड 1 जो ये वाला है ना, एक में किसी बात के होते हुए भी, कहता है कि इसमें तो कह दिया गया है कि हिंदी जो है वो अपनाई जाएगी शासकीय प्रयोजनों के लिए, मतलब जो भी शासन प्रणाली के काम होंगे उसके लिए हिंदी। लेकिन संविधान के प्रारंभ के जब संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। तो ये कह दिया गया कि हिंदी में भी कार्य कर सकते हैं। अगर कोई राज्य या केंद्र ही अंग्रेजी में काम शुरू से कर रहा है तो उसको करने दिया जाएगा 1965 तक। बाकी का निर्णय हम बाद में लेंगे। ठीक है, कि 1965 तक 1965 के बाद हम अंग्रेजी भाषा को रखें या ना रखें वो बाद का डिसीजन है, लेकिन 1965 तक अंग्रेजी भाषा में काम हम करते रहेंगे। ठीक है, इसके पीछे ये बात हो सकती है कि हाँ उस वक्त सरकारों ने सोचा होगा, केंद्र सरकार ने खास करके, कि यार क्यों नहीं 1965 के बाद हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दें, कुछ ऐसे उनके दिमाग में होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर कोई राज्य या कोई केंद्र सरकार जो है हमारी, अगर वो अंग्रेजी में कार्य कर रही है तो करने देना चाहिए। लेकिन उस वक्त तक, मतलब उस 15 वर्ष तक हम 1965 तक हम हिंदी का विकास कर लेंगे और उस हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देंगे। ये दिमाग में एक बात होगी।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 1965 के बाद भी अंग्रेजी में कार्य हो रहा है आज भी, ठीक है। तो ये दो धारणाएं जो है आपने पढ़ लेनी है, ओके। तो ये तो हम पढ़ लेते हैं कि माफ़ करिएगा 343 जो आर्टिकल है उसमें राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी कही गई है और भारतीय अंकों का स्वरूप जो है अंतर्राष्ट्रीय होगा, इस पर भी मोहर लग गई है। लेकिन ये बात जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी दर्ज है कि अंग्रेजी भाषा में भी काम होता रहेगा, ठीक है, 1950 से लेकर 1965 तक। ये भी साथियों पॉइंट है, इसको पढ़ना है। और जो किस आर्टिकल में ऐसा पूछा जा सकता है तो 343 में ही ये बात लिखी गई है, ठीक है। मैं क्यों जोर देकर कह रहा हूँ साथियों, जी अगर आप सामान्य कोई पुस्तक भी लेंगे ना तो उसमें ये बात बहुत कम दिखाई गई होगी। और जे आर्टिकल में दूसरे खंड में विभाजित है जे भाग, ठीक है, ये भी आपने पढ़ना है। उसके आगे क्या कहा जा रहा है, इसके अलावा इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा, जो 15 वर्ष का अवधि दी गई है, तो वो आदेश दे सकता है अपने कि संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी एक के माफ़ करिएगा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। तो राष्ट्रपति जो है वो आदेश दे सकता है कि अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषा हिंदी राजभाषा को अपनाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय रूप की जगह, अंतर्राष्ट्रीय अंकों के रूप की जगह देवनागरी के अंकों को अपनाया जाए। तो ये भी राष्ट्रपति के हाथ में ही है, ठीक है। तो ये दो जो हैं इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। हालांकि एक और है उसको इम्पोर्टेंट नहीं मैं मानता हूँ, वो नहीं पढ़िएगा। हालांकि इसमें तीसरा खंड भी है साथियों, पढ़ना मैं इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहा था लेकिन बता देता हूँ। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जहाँ से पढ़ते हैं साथियों, जहाँ से पढ़ेंगे कि संसद जो है हमारे जो पार्लियामेंट है वो तय कर सकती है कि 15 वर्ष मतलब 1965 के बाद अगर वो चाहे तो 1965 के बाद अंग्रेजी भाषा को, ठीक है, अंग्रेजी भाषा को अपना सकती है मुख्य रूप से, उसमें भी काम कर सकती है। अगर वो चाहे, संसद चाहे तो देवनागरी अंकों को भी अपना सकती है। जहाँ लिखा गया ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकती है, उपबंधित मतलब उसको कानूनी रूप से लागू कर सकती है जो ऐसी विधि में भी निर्दिष्ट किए जाएं, मतलब विशेष प्रकार से सोचा गया बेनिर्देशित का अर्थ होता है, ठीक है। अगर संसद जे चाहे तो वो मतलब चाहे, इच्छा पर निर्धारित है संसद के कि 1965 के बाद अगर वो चाहे तो अंग्रेजी भाषा में ही कार्य कर सकती है और अंकों का जो देवनागरी रूप है उसको भी अपना सकती है। तो जो इच्छा पर डिपेंड किया गया, हालांकि अंक जो थे वो 1 2 3 जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होता है उसको ही अपनाया गया था और बाद में ये भी कहा गया इसमें तीसरे भाग में, ठीक है, कि देवनागरी अंकों को अपना सकते हैं। तो ये देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा हूँ, ये पहले दो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, 343 के पहले दो खंड। साथियों अगली जो धारणा है या अगला आर्टिकल जो है 344 काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूँ, लेकिन इसके बारे में साथियों ज़्यादा पूछा नहीं गया है अभी तक, लेकिन फिर भी मैं इसको इम्पोर्टेंट की शैली में मानता हूँ कि हाँ ठीक है। आगे कई उपखंडों में इसको विभाजित किया गया है, वो नहीं पढ़ाऊँगा मैं, जो मुख्य रूप से हैं वही। तो राज्य भाषा के संबंध में आयोग बनाया जाए, आयोग बना भी पता ही होगा आपको, अधिनियम 1963 में, ठीक है, और योग बना 1965 में, ठीक है। अधिनियम मतलब संसद में 1963 में अधिनियम बनाया गया और आयोग बना 1965 में, जो आपने पढ़ा होगा। हम पढ़ाएंगे ये भी आपको अगली वीडियो में, ये एक वीडियो में हम समेटने वाले नहीं है क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा जाने वाला है। तो राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद समिति जे आर्टिकल में जे हेडिंग दिया गया है। तो ये हेडिंग अगर आ जाए कि ये किस आर्टिकल के अधीन है तो धारा 344 के अधीन है। अभी इसमें है क्या वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। पढ़ने की मैं देखना साथियों आप देखिएगा ध्यान से कि इसमें क्या लिखा गया है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े शब्दों का भी जहाँ पर प्रयोग किया गया है तो समझने का बिल्कुल से आप प्रयास करिए। क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से, मतलब 1950 में लागू हुआ, ठीक है, राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति, जहाँ समाप्ति शब्द है, ठीक है, 5 वर्ष की समाप्ति 1955, जहाँ पहुँच गए हम 1955। राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा, ठीक है, ये कहा गया है। तो क्या कहा गया, 5 वर्ष की समाप्ति पर मतलब 1955 में, या फिर उसके बाद 10 साल और जोड़ दिए जाए,
कितना बन गया 1965, ठीक है 1965, ठीक है। तो तत्पश्चात ऐसे क्रम से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश पर एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। ओके ओके साथियों, तो ये कहा गया था कि राजभाषा से संबंधित एक आयोग बनाया जाए। मुख्य रूप से मैं ये कह रहा हूँ, चाहे वो 1955 में बनाया जाए या उससे 10 साल बाद बनाया जाए, और बनाया भी गया था 1965 में, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है इसमें कि अगर राष्ट्रपति आदेश दे तो वो ये निर्धारित जो है वो सदस्यों को लेकर, ठीक है, एक मुख्य अध्यक्ष होगा, ठीक है, एक मुख्य अध्यक्ष होगा और उसके अन्य अध्यक्ष भी होंगे, ठीक है। मुख्य रूप से समझ लीजिए कि एक मुख्य अध्यक्ष और 7 उसके या 10 उसके अन्य अध्यक्ष भी होंगे। तो आयोग में ऐसे ही होता है ना साथियों, कमीशन जिसे बोला जाता है। तो उनका क्या कार्य होगा, उनका कार्य होगा राजभाषा का विकास करना, ठीक है। उसके लिए जो नीति निर्माण है वो बनाना कि उसको किन क्षेत्रों में लागू किया जाए, उसके विकास के लिए उसकी भाषाओं में जो लिपि संबंधी जो त्रुटियां हैं उसको दूर किया जाए। तो उस आयोग का यही लक्ष्य होगा, ठीक है। ये कहा गया है कि जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तो उसके सदस्यों को, उसके अध्यक्ष को भी और उसके सदस्यों को भी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा चुनाव विधि के द्वारा, ठीक है। आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। ओके, तो ये कहा गया है जहाँ पर। तो साथियों 344 में बहुत सारे उपखंड हैं, बहुत सारे खंड अन्य हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। एक राजभाषा से संबंधित आयोग बनाया जाएगा, उसका एक अध्यक्ष होगा, अन्य अध्यक्ष होंगे जो राजभाषा के विकास के लिए कार्य करेंगे। लेकिन इसमें समिति संबंधी कुछ कार्य थे, एक समिति भी बनाई जाएगी, एक अलग से समिति बनाई जाएगी। इसमें क्या है उसमें बता देते हैं। एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे क्रमशः। जैसे लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे, ठीक है। ये सदस्य जो है इस पद्धति से निर्वाचित होंगे, वही जैसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। ओके, तो ये जो है इम्पोर्टेंट था, इसको हमने बता दिया। एक समिति भी गठित की जाएगी जिसमें 20 लोग लोकसभा से होंगे, 10 लोग राज्यसभा से होंगे और उनका जो है ऐसे चुनाव होगा। और समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे, ठीक है। तो जो ठीक है, आपको बता दिए जो आयोग बनाया गया था राजभाषा आयोग, ठीक है, जो भी वो कार्य कर रहा है, जिस समिति उस कार्य की सिफारिशें लेकर जाएगी राष्ट्रपति के पास, ठीक है। एक आयोग बनाया गया राष्ट्रपति के आदेश पर, ठीक है, कि राजभाषा का विकास किया जाए। जितनी भी अष्टम अनुसूची में 22 भाषाएं हैं ना साथियों, हमारे 22 भाषाएं हैं अष्टम अनुसूची में, ठीक है। तो राजभाषा आयोग उन भाषाओं के विकास के लिए भी कार्य करेगा। तो क्या कहा जा रहा है कि जो राजभाषा आयोग बनाया गया है उसने एक रिपोर्ट दे दी अपनी कि हाँ ये वाले काम होने चाहिए, एक समिति के पास दे दी, ठीक है। अभी समिति क्या करेगी, ठीक है, अभी समिति क्या करेगी, ये सारी सिफारिशें लेकर जाएगी राष्ट्रपति के पास। ओके, तो साथियों हालांकि 344 तो काफ़ी बड़ा आर्टिकल था, लेकिन वही पढ़ेंगे जितना पूछा जाता है, क्योंकि वो आपको बता दें कि राजभाषा से संबंधित उपखंड जो थे इम्पोर्टेंट वो हमने पढ़ा दिए, वो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है उसमें। तो आपको बता दें बाकी जो ये वाले हैं जैसे प्रादेशिक भाषाएं जो अध्याय 2 में अभी जो हमने 343 और 344 पढ़ा, वो संविधान के भाग 17वां है ना, जो है 17वां मतलब 17th भाग में थे, और अध्याय 1 में था वो। अभी अध्याय 2 चल पड़ा है, इसमें आर्टिकल जो है वो है 345, ठीक है। कौन सा है 345, और इसमें प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित बातें ली गई हैं, ठीक है। राज्य की राजभाषा और राज्य भाषाएं, ठीक है। 345 को मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ साथियों। अभी जहाँ पर भ्रमित मत हो जाना, ठीक है, जहाँ पर भ्रमित मत हो जाना कि जहाँ पर 346 लिखा है तो फिर 346 और 47 की बात हो रही नहीं, हम जहाँ से पढ़ेंगे,
ठीक है, जहाँ से पढ़ेंगे 345 इसमें राज्य की राजभाषा और राज्य भाषा से संबंधित बात कही गई। क्या कही गई, इंपॉर्टेंट है साथियों ये। किसी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य की सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। क्या कहा जा रहा है कि अगर उस राज्य की भाषा हिंदी है तो वो अपने विधानमंडल का जो भी काम है वो हिंदी में कर सकेगा, कर सकता है। लेकिन यदि अन्य भाषाएं जैसे पंजाब की पंजाबी हैं, ठीक है, तो विधानमंडल में जो भी काम होगा वो पंजाबी में हो सकता है और इसको वो अपना भी सकता है। अंगीकार का मतलब अपनाना, इम्प्लीमेंट करना। ओके, तो ये कहा गया है कि अगर राज्य की भाषा अगर हिंदी है या हिंदी से कोई अन्य भाषा है तो वो अपना सकता है, अपना कार्य उसमें कर सकता है। 345 में ये बात कही गई है, जैसे कि शीर्षक ऊपर दिया भी गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ क्या कहा गया है, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के क्रम से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा है। मतलब उपबंध मतलब अगर कोई विधानमंडल चाहे तो अन्य भाषाओं का प्रयोग कर सकता है, नहीं चाहे तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी कर सकता है। लेकिन वो अन्य भाषा जैसे कि पंजाब में पंजाबी है तो उसका प्रयोग करने के लिए वो अलग से उपबंध करेगा। उपबंध क्या होता है, कानून बनाएगा कि हाँ हम अपनी पंजाबी भाषा में भी काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाँ अगर नहीं तो वो अंग्रेजी में ही काम होता रहेगा। ये राज्य पर निर्भर करता है। साथियों आगे है 346। इस आर्टिकल में क्या है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा, पत्र व्यवहार जो होता है, ठीक है, एक पत्र दूसरे राज्य में जाता है, दूसरे का पहले इधर जाता है ना, उस तरह से बात हो रही है। 346 में क्या कहा जा रहा है कि संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले या प्रयोग के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए। ठीक है, 343, 44, 45, 46 ये सब इंपॉर्टेंट है साथियों। तो इसमें तत्समय मतलब शुद्ध हिंदी, शुद्ध जो हिंदी राजभाषा है उसका प्रयोग होगा। एक राज्य जो दूसरे राज्य के बीच संपर्क अगर कायम है ठीक है, तो राजभाषा का प्रयोग किया जा सकता है वहाँ पर शुद्ध रूप से। ओके, तो आगे भी इसी प्रकार से ही बात कही गई है। इसी से संबंधित 346 में एक और बात है, परंतु यदि दो या दो से अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये भी जहाँ पर एक ही जैसी बात है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। 346 हमने कंप्लीट कर दिया। अभी 347 में क्या कहा गया है, ये भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 347 में इसको आगे कई भागों में नहीं विभाजित किया गया है, बिल्कुल शांत तरीके से हम समझाएंगे इसको। किसी राज्य के, इसका टाइटल पढ़ लीजिएगा, टाइटल ही कई बार पूछ लिया जाता है ये किस धारा से संबंधित है। किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध कानून। अभी देखिए इसमें क्या कहा गया है, यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। विनिर्दिष्ट मतलब जो विशेष प्रकार से सोचा गया हो, पहले ही बता चुका हूँ। अभी इसमें साथियों आपको समझ में नहीं आया होगा, डिटेल से समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आप पंजाब में रहते हैं, पंजाब की एक दो ज़िले जहाँ पर पंजाबी के सिवाय कोई और भाषा चल रही है। ठीक है, मान लीजिए डोगरी चल रही है, हालांकि ये तो डोगरी पंजाब में बहुत कम है, लेकिन डोगरी भाषा चल रही है। अभी डोगरी का किस प्रकार से, ठीक है, डोगरी बोलने वाले भाषा वही मेकी तेकी है ना, पहाड़ी बोली एक प्रकार से डोगरी भाषा चल रही है पंजाब के एक दो ज़िलों में। ठीक है, अभी जनसंख्या ज़्यादा है,
ये डोगरी बोलने वालों की जनसंख्या ज़्यादा है उस जिलों में, तो ये लोग क्या करेंगे कि वो मांग करेंगे राष्ट्रपति से कि हमारी भाषा को दर्जा दिया जाए, हमारी भाषा को दर्जा दिया जाए, और हमारी जो अष्टम अनुसूची है जिसमें भारत की भाषाओं को दर्जा दिया गया है, ठीक है, तो उसको वहाँ पर मान्यता दी जाए। जैसे अभी भारत में 22 भाषाएं हो चुकी हैं अष्टम अनुसूची में, भारत की संविधान की अष्टम अनुसूची में 22 भाषाएं हो चुकी, तो उसमें डोगरी भी एक है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है वो पड़ताल करेगा, क्या करेगा, वो पड़ताल करेगा, और किसी आयोग को भी ये भी कह सकता है कि हाँ देखो कि भाई ये लोग जो मांग कर रहे हैं जनसंख्या के आधार पर कि हाँ हमारी भाषा जो है उसको मान्यता दी जाए, शासकीय मान्यता दी जाए, उसका काम जो है शासन में भी हो, उस भाषा का प्रयोग शासन में भी हो, तो वो कह सकता है, राष्ट्रपति कह सकता है, किसी आयोग को कह सकता है या किसी संगठन को कह सकता है जो सरकारी संगठन हो कि हाँ देखो भाई कि ये लोग जो मांग कर रहे हैं वो सत्य के आधार पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर मांग सही हुई कि जनसंख्या ज़्यादा है लोगों की उस भाषा को बोलने वालों की, तो मान्यता दी जाती है, ठीक है। तो ये विशेष रूप से आप देख लीजिएगा, किसी राज्य की जनसंख्या के विशेष द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध बनाए जा सकते हैं। कौन आदेश देता है इसके संबंध में, तो राष्ट्रपति देता है साथियों, राष्ट्रपति देता है, ठीक है। एक विशेष प्रकार से सोच समझकर हम उस भाषा को अष्टम अनुसूची में दाखिल करवा सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है, ठीक है। मैथिली को भी दर्जा दिया गया है उसको, ठीक है। मैथिली हो, डोगरी हो, संथाली हो, ठीक है, मणिपुरी हो, नेपाली हो, ठीक है। तो ये सभी भाषाएं जो हैं वो ये जनसंख्या की मांग पर, ठीक है, राज्य की जनसंख्या जो ये चाहती थी कि हमारी बोली को या हमारी भाषा को विशेष दर्जा दिया जाए, ठीक है, और शासन में भी इसका प्रयोग होता रहा है। आगे साथियों चलते हैं, जो अध्याय 3 चल पड़ा है। पहले अध्याय में धारा 343, 44, दूसरे में थी 45 और 46, ठीक है, और 47। अभी तीसरा अध्याय चल पड़ा है, इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की क्या भाषा होनी चाहिए, इसको तो साथियों आप मस्ट इम्पोर्टेंट में रखिए। किसमें? मस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है साथियों उसके बारे में, तो आप मस्ट इम्पोर्टेंट लिख के चलिए। और तीसरे अध्याय में दर्ज है। और आर्टिकल 348 कौन सा है साथियों? आर्टिकल 348 लिख लीजिए, याद कर लीजिए, रट डालिए इस आर्टिकल को, ठीक है। बहुत कुछ पूछा जाता है। क्या पूछा गया, क्या है, पहले तो ये टाइटल याद कर लीजिए। अगर ये टाइटल ही परीक्षा में आ गया तो समझ लीजिए आपकी किस्मत के ताले खुल गए भाई। ये 2 नंबर आपके पक्के हैं नेट की परीक्षा में। एक प्रश्न का जो अंक है वो मतलब 2 नंबर का होता है। तो आगे 348, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में अधिनियमों, विधेयकों, बिलों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, अधिनियमों मतलब जो आर्टिकल वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी हो। और वो बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं यार राजभाषा हिंदी है तो हिंदी होगा, नहीं, पढ़िए क्या है बोला जा रहा है। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न किए जाएं तब तक, मतलब ये नहीं कि हिंदी ही चलेगी उच्च न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालयों में, ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। आपको मैं बता देता हूँ, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। जो भी वकील वगैरह है ना करेंगे, जो भी जज वगैरह फैसले देंगे वो अंग्रेजी भाषा में होंगे, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में होंगे। और जो भी जजमेंट आएगा वो भी अंग्रेजी भाषा में होगा, ठीक है। हालांकि जो केस वगैरह लड़ते हैं ना जो आम लोग होते हैं वो तो हिंदी में ही चलो जो भी क्षेत्रीय भाषाओं में लड़ लेते हैं, लेकिन ये कहा गया है हमारे संविधान में जो भी कार्रवाइयाँ होंगी, जो जजमेंट आएगा, जो भी PIL दाखिल होगी वो सब इंग्लिश में होगा साथियों। आगे आगे क्या कहा गया कि संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तापित किए जाने वाले उनके संशोधनों के, मतलब जो भी कार्रवाई होगी, ठीक है, संसद, ये तो कहा गया कि उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित जितनी भी कार्रवाई वो अंग्रेजी में होंगी, लेकिन ये भी है कि संसद और विधानमंडल की जितने भी बिल पारित होंगे, ठीक है, बिल वगैरह जो भी होते हैं ना, बिल आपको विधेयक बोलते हैं उसको हिंदी में, जितने बिल पारित होंगे उसको भी अंग्रेजी में भी उसको मतलब अंग्रेजी में ही उसको पारित किया जाएगा। और जितने भी अमेंडमेंट संशोधन होंगे,
नए कानून बनाए जाएंगे, नए बिल, नए संशोधन किए जाते हैं। पता है ना आपको कितने संशोधन हो चुके हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा साथियों अभी तक। ठीक है, तो जे 348 में जे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जे तो चलो है ही कि अंग्रेजी में ही बिल वगैरह बनाए जाएंगे। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है साथियों। इसके बाद तो चलो मैं अभी बता ही रहा हूँ तो इसको बता देता हूँ कि संसद, अभी दूसरा भाग देख लीजिए। संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और ठीक है, ये आगे साथ ही और लिख दिया गया है तो आगे इसमें इस संविधान के अधीन या संसद किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में ही होंगे। तो कुल मिलाकर जो भी अधिनियम बनाए जाएंगे संसद में, उनकी भाषा, ठीक है, अंग्रेजी होगी, और राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश लाए जाएंगे विधानमंडल में या संसद में, अध्यादेश जानते हैं ना, वो भी अंग्रेजी में होंगे। जो नियम बनाए जाएंगे, जो आदेश निकाले जाएंगे संसद में, वो भी अंग्रेजी में होंगे। ठीक है, जो विनियम क्या होता है साथियों? नियंत्रण, रोक वगैरह लगाई जाएगी, बैन किया जाएगा किसी को, तो वो भी सब प्रतरादि जो भी होगा वो अंग्रेजी भाषा में होगा। ये तय है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने जे याद कर लेनी है। फिर उसके बाद जे, और राज्यपाल का जो भी काम होगा, राष्ट्रपति का जो भी काम होगा, वो अंग्रेजी में ही होगा। अभी बस इतना ही साथियों इसमें रटने की आवश्यकता है। बस ये याद कर लीजिए कि 348 के अंदर जो भी कार्य है, चाहे वो उच्च न्यायालय से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, अधिनियम, विधेयक जो भी बनाए जाएंगे, राष्ट्रपति जो भी घोषणा करेगा, ठीक है, जो भी राष्ट्रपति या राज्यपाल, ठीक है, वो सब जो काम हैं, वो जितने बिल बनाए जाएंगे, ठीक है, चाहे वो राज्य विधानमंडल बना रहा है, चाहे वो संसद बना रही है, लोकसभा राज्यसभा का काम है, वो सारा इंग्लिश में होगा। ये कह दिए। कोई बोलना चाहे अपनी भाषा में बोल सकता है, लेकिन जो लिखित है वो कार्य वो सारे इंग्लिश में होंगे। तो 348 में जो बात की गई, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित नहीं है, बल्कि राज्य विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो भी कार्य होंगे वो इंग्लिश में होंगे। ये आप तय करके चलिए, ये धारा 348 के अंदर है। तो साथियों अभी 349वें अनुच्छेद आर्टिकल पर पहुंच चुके हैं। जो टाइटल पढ़ लीजिए। ये टाइटल अगर परीक्षा में आ जाए कि ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वो 349 आएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आर्टिकल नहीं है, फिर भी चलो पढ़ लेते हैं। भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। ठीक है, तो क्या है, कहा जा रहा है कि इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान, मतलब संविधान कब लागू हुआ? 1950 में, और 15 वर्ष की अवधि मतलब 1965 तक। क्या कहा गया? 1965 तक। ओके, इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान, मतलब 1965 तक, 1950 से लेकर 1965 तक जो भी बात है, जैसे अनुच्छेद 348 में यही कहा गया है ना पहले खंड में, कि अंग्रेजी भाषा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में, विधानमंडल में भी जो कार्य होंगे, राज्यपाल रीति निर्माण जो लागू करेगा, राष्ट्रपति जो भी हैं, वो सारे काम अंग्रेजी में होंगे। ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348 के खंड 1 में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई भी विधेयक या बिल या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुनर्स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। मतलब 1965 तक कोई और भाषा का कानून जो है, जैसे हिंदी या कोई और भाषा को नहीं लाने का बिल जो है, जहाँ पर पारित नहीं किया जाएगा, मतलब कोई भी और भाषा नहीं ली जाएगी। ओके, 1965 तक जो भी जो कानून बन चुके हैं वो बन गए हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो भी वो इसमें कुछ नहीं कर सकता है 1965 तक। ठीक है, हाँ, आगे ये कहा गया कि राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को जब पुनर्लिखा गया साथी, ठीक है, पूरे जहाँ पर लिख दिया, पुनर्स्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी जो है वो 344 के खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर, उस अनुच्छेद के खंड 4 के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही देगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, जो हमने बताया है पीछे कौन कौन सी समितियां बनाई जा सकती हैं राजभाषा के
साथ ही। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इस आर्टिकल के जो टाइटल है इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो भाषा संबंधी जो भी कार्य थे वो कहा गया कि 1965 तक तो इसमें तब्दीली नहीं हो सकती है, लेकिन होगी तो वो 344 के खंड 1 के अनुसार, ठीक है, जो भी समिति बनाई गई है उससे उसकी सिफारिश के अनुसार ही होगी। ठीक है, आगे आगे साथियों अध्याय 4 शुरू हो जाता है। अध्याय 4 में ये विशेष निर्देश आना है, जहाँ पर निर्देश लिख दिया है साथियों। तो इसमें अध्याय 4 में जो धाराएं हैं वो हैं 350 और 351। ठीक है, अभी 350 में क्या है वो देख लेते हैं। व्यवस्था, जहाँ पर व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अभ्यावेदन मतलब रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथा स्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली भाषा या किसी भाषा के आवेदन देने का हकदार होगा। ठीक है, तो रिप्रेजेंट मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करना, या किसी राज्य को रिप्रेजेंट होने की बात हो रही है तो वो किसी भी भाषा में रिप्रेजेंट कर सकता है अपने आप को। ठीक है, आगे साथियों 350 को ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देने की बात कही गई है। तो ये अगर किस में कहा गया है तो 350 का ये इम्पोर्टेंट है साथियों। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कि इसको आप याद कर लीजिए। 350 का इसमें क्या कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो स्कूलों की जो शिक्षा होगी वो मातृभाषा में दी जाए। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी सरकार। राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। ठीक है, तो आगे साथियों अल्पसंख्यकों से संबंधित भी धारणा है, जैसे कि अनुच्छेद 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। भाषाई अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज़ होती हैं साथियों वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक है, दूसरा पढ़ लेते हैं। इसमें भाग 2 में क्या कहा जा रहा है, विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यकों के वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और इन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे, और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाए और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। तो ये है भाई दिक्कत जहाँ पर समझने की कि भाई भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भी एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति हो सकेगी जिसका चुनाव जो है राष्ट्रपति करेगा, और जो भी उनके लिए नीति निर्माण बनाने हैं, जो भी कार्य करने हैं, तो राष्ट्रपति उसके लिए भी आदेश जो है दे सकता है। ओके, आगे साथियों अंतिम ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इसको भी आप देख लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं रखता हूँ इसको, मैं काफ़ी बार इसके बारे में पूछा गया है। तो क्या है, अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश हैं इसमें। ठीक है, क्या कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत के सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में भी निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप शैली पदों में आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। तो यह कह सकते हैं कि संस्कृत में भी शब्द लिए जा सकते हैं हिंदी के विकास के लिए, और अन्य जो भाषाएं हैं 21 भाषाएं जो हमारी अष्टम अनुसूची में है, हिंदी को मिलाकर 22 हो जाती हैं, तो वहाँ से भी शब्द जो है ग्रहण कर सकती है हिंदी भाषा। तो ये रहे साथियों कुछ आर्टिकल, जितना इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेगा। और साथ में साथियों ये जो हेडिंग होते हैं ना, ये आप रट लीजिएगा, हेडिंग जरूर याद कर लीजिएगा प्रत्येक आर्टिकल का, यही पूछे जाते हैं। बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने आपको समझा दी। तो इतना ही इस वीडियो में, बाकी हम किसी और वीडियो में लाएंगे हिंदी राजभाषा से संबंधित बातें।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।